नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करण वर्मा, द यंग नेशनलिस्ट वॉइस। और इनको आप कई सारे चैनल्स पे देखते होंगे, टाइम्स नाउ इत्यादि पे, न्यूज़ 18 पे भी आते हैं कभी कभी। ऑथर भी हैं और आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं जयपुर डायलॉग्स पे पहली बार। यद्यपि ये मुझको बुला चुके हैं पहले, ऐसी बात नहीं है, मैं जा चुका हूँ इनके यहाँ, लेकिन ये हमारे यहाँ पहली बार आ रहे हैं। तो स्वागत है आपका करण जी जयपुर नमस्कार डायलॉग्स पे। संजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। भाई आपको तो घर-घर में आज सब देखते ही हैं, तो मेरा सौभाग्य आपके साथ आज जुड़ना है यहाँ पर। तो करण जी, ये हुँ। सौरभ द्विवेदी को क्या हुआ? ये लल्लन टॉप छोड़ के क्यों भाग गया? ये पहले से इसका ये प्लान्ड था या कि कुछ हुआ है? देखिए, ये जो ज़ाकिर नायक 2.0 को जो लॉन्च करने की थी कोशिश, इसकी वो जो मुफ्ती था, वो तो फ़ेल हो गई, वो एक्सपेरिमेंट तो फ़ेल हो गई। अब इसने उस मुफ्ती को ही जाके जॉइन कर लिया है, तो मुझे नहीं पता कि भाई चलो एक ग्रेटर हाई हुमा का हाई पॉसिबिलिटी। है। ग्रेटर एक नया एक यहाँ पर जिहाद शुरू करते, अपना टेलीविजन जिहाद शुरू करें। वो आता था ना, पीस टीवी आता था, आपको याद होगा पहले। हाँ, पीस टीवी जाकिर नायक का। तो हो सकता है पीस टीवी खोलने, पीस टीवी 2.0 करके कुछ खोलने जा रहा हो ये भाई। अब इसमें मन हट गया इसका लल्लन टॉप पे। अब वेल, लल्लन टॉप एक्चुअली अगर याद करें तो लल्लन टॉप वाज अ ट्रेल ब्लेजर। या जब बिल्कुल नया बिल्कुल नया यूट्यूब शुरू हुआ था, दैट टाइम ही इन्वेस्टेड इनटू इट। मेरे ख्याल से तब तक तो उसका मोनेटाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ था, तब इसने लल्लन टॉप चालू किया था। और इन दैट सेंस ही वाज अ ट्रेल ब्लेजर। इसका खुद का था, किसी की फंडिंग नहीं थी, खुद ने चलाया। और वैसे तो ये जेएनयू का है। हाँ, जेएनयू का है जेएनयू भाई। का जो आपका ये क्या है, उनका वो कम्युनिकेशन सेंटर है ना, उस वहाँ से इसने पास आउट किया हुआ है। तो जेएनयू की जीन्स तो है ही, है, उसने लेकिन कोशिश आफ्टर करी ही थी मास्क करने की, बट हुआ नहीं। फिर फाइनली मास्क फेल ऑफ धीरे-धीरे। तो इसने जो है वो, मुझे याद है, आई थिंक ही हैड रीच्ड प्रॉब्ली 2.3 2.5 मिलियन जब उसके सब्सक्राइबर्स थे। दैट टाइम ही डिड दिस डील विद इंडिया टुडे। या एंड आई डोंट एग्जैक्टली नो कि भाई क्या डील थी क्या नहीं थी, क्योंकि ऐसी डील अगर कोई भी करता है तो समझदारी तो ये रखता है कि भाई मेजॉरिटी शेयर्स अपने पास रखे। लेकिन मेरे ख्याल से इसने मेजॉरिटी शेयर्स उनको दे दिए और खुद इनका एम्प्लॉय बन गया। तो भले इसका ही 34 मिलियन आज की डेट में ललन टॉप 34 मिलियन पे है, हुँ, लेकिन जो उसके फाउंडर हैं वो वहां से हुँ। गायब हो गए। नहीं, एंड इसका भी एक फॉल है संजय जी, अगर मैं बोलूं इन द पब्लिक आई ना, मेरे हिसाब से इसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज व्हेन द नुपुर थिंग हैपेंड। उस टाइम पे इस व्यक्ति बड़े इजीली, मुझे याद है, एक वो जो आईएएस की ट्रेनिंग करते हैं उनको इसने एक बार फैक्ट चेक किया था रामचरितमानस में या मनुस्मृति में कुछ कोट करके। तो सबने इससे कहा था कि भाई ये जो नुपुर वाली चीज है, जरा जो नुपुर ने बोला है उस तथ्यात्मक सही है गलत है क्या है, जरा कोट कर दो भाई, तुम तो कोट करते हो स्क्रिप्चर्स को। तो तब इसका जो पूरा कंप्लीट यू टर्न था और इसने जो उस समय एजेंडा चलाया, तब से लोगों को समझ आ गया ये भाई है तो वही जेएनयू से ही अंत में वो वाली बात। इसने मास्क करने की बहुत कोशिश करी कुछ साल, बड़ा रैशनल दिखने की कोशिश करी, बट ये था नहीं रैशनल पैशनल, वो सामने आ गया इसका इवेंचुअली। तो उसका फॉल तो बहुत पहले से शुरू हो गया था इन द पब्लिक आए, अगर मैं बोलूं। हाँ, बाकी बीच बीच में हम्म। राजदीप को बुला के और वो फिक्स्ड मैचेस कर लिया करता था, फिक्स जिसमें मैचेस राजदीप को करते थोड़ा थे, डाउन वो करता था, तो तो इसलिए इनकी जुगलबंदी थी। हाँ। हाँ जुगलबंदी थी। बट हम्म। दैट डिडंट सीम टू काउंट। और ये तो इट वाज एब्सोल्युटली द पिट्स, ये जो इसने मुफ्ती के साथ ये जो किया अरे, मिलके। मुफ्ती की जो पुरानी पुरानी स्टेटमेंट सब सामने आ गई ना, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज हुई सर। क्या क्या बोल रहा है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विश्वास विश्वास नहीं है। ये लोग लाल किताब को दिखा रहे हैं हर जगह, वो खुद कह रहा है कि अब हम लोग को कहीं और बढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। जो अल्लाह ने कहा है वो ऊपर है इन सबसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और ये सब लिखा है। तो अब सामने आ रही है चीजें ये। और जो हमारे जावेद अख्तर थे जो वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी क्या भद उड़वाई है। मतलब एक होता है ना, जानबूझ के उड़वाई है, फिक्स था वो भी। फिक्स्ड भी है, अगर मैं कहता हूं इन्होंने उसको बिल्कुल एज अ ट्रॉफी यूज किया है जावेद अख्तर को।
लाइन से कम 500 इनके पॉडकास्ट और वो आ गए हैं कि किस तरह से जावेद अख्तर जो है वो बुरी तरह हारे हैं, इससे बुरी तरह रगड़े गए। आई डोंट नो ये भी फिक्स था कि नहीं कि जावेद अख्तर को पता होगा कि उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे ये लोग खोल खोल के। टोटल बेइज्जती चल रही है इस समय जावेद अख्तर की, जिसे कहते हैं। अरे, जावेद अख्तर जावेद अख्तर पे मेरी पीएचडी है बाय द वे। अच्छा, मेरी भी है। मैं मास्टर्स तो हूँ सर, आप पीएचडी हैं, मैं भी हूँ। मैं इनके फजले हक खैराबादी से मैंने पूरी ट्रेस करी हुई है इस पे, ये है क्या ये हजरत हाँ, उमर फारूक हम्म, जो कि दूसरे रशीदुल खलीफा थे, उनकी 34वीं पुश्त में आते हैं हुजूर। हाँ, हाँ, और फजले हक खैराबादी साहब का तो है ही है, वह फजले हक खैराबादी साहब का नाम है, वो तो बड़े फतवा निगार थे। तो इनकी अगर आप इसी टॉपिक पे जो दूसरी डिबेट्स देखें, हम्म। तो जैसे सदगुरु के साथ की थी इन्होंने, या श्री श्री मकरंद रविशंकर के परांजपे साथ, जी के साथ करी थी एक। और किसके साथ करी थी? मकरंद परांजपे, वो भी उनके साथ भी करी थी इसने, बहुत उनके जबरदस्त। साथ करी होगी। मैंने हम्म, इनको कई सालों से चैलेंज कर रखा है 3 हम्म, टॉपिक्स पे, मेरे साथ नहीं करी। और बताते हैं कि इस मुफ्ती ने कोई ओपन चैलेंज के इंस्टाग्राम पे दिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम्म, और मैं इनको इनके ट्विटर पे जाके, इनकी टाइमलाइन पे जाके ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, वो मेरे को भाव नहीं दे रहे। अरे भाई, मेरी क्वालिफिकेशन है कुछ है यार, मुफ्ती से तो ज्यादा ही मानेंगे लोग पब्लिक हाँ, आई में। हम्म, पब्लिक आई में आई एम मोर एजुकेटेड देन द मुफ्ती। ऑफ कोर्स, अब ऑफ कोर्स। मेरी तो इन्होंने मुझको तो भाव दिया नहीं, मुफ्ती से जाके जो है वो तुरंत उसका एक्सेप्ट कर लिया और चले गए। अब इसको अगर आप कंपेयर करें तो भाई साहब जो थे, he was downright insulting to anyone with whom he debated. या, दैट इज द मेन थिंग। सदगुरु को कैसे इन्होंने इंसल्ट किया, श्री श्री रविशंकर को कैसे इंसल्ट किया, और मुफ्ती के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए थे। ये हुजूर मुफ्ती साहब, मुफ्ती आप साहब ही तो खफा हम ना लोग हो खाना जाइएगा। खाने जा रहे हैं बड़े मुफ्ती साहब के साथ और इनके साथ। हम्म, वही वही तो एक बात है ना इसकी वो हिपोक्रेसी। वलीमा का रिश्ता है ना, वलीमा खाया साथ में तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तो ये बोलते क्या है जावेद अख्तर जी, आई एम एन एथिस्ट मुस्लिम। पहली बात तो टॉक which is अबाउट which which ऑक्सीमोरॉन। which is not possible, क्योंकि एथीस्ट मुस्लिम को जो है हाँ, इनके जो थियोलॉजी में मुनाफिक कहा जाता है। और बिल्कुल। मुनाफिक का जो है, मुनाफिक की सजा काफिर से बड़ी होती है। वज़्ल कत्ल यही होता है ना, कत्ले वाजिब वाजिब, वाजिब वाजिब कत्ल, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल। वाजिबुल कत्ल। हाँ, तो तो ये ये तो वाजिबुल कत्ल है। एथीस्ट मुस्लिम तो भैया ये मुल्हिद या मुर्तद, ये तो वाजिबुल कत्ल है। बिल्कुल। तो अब तो ये फैला तो रहे, भाई बट एक्सपोज अच्छे हुए। मेरा मानना है जो भी करने निकले थे, इस उल्टा मुंह की खा के आए हैं इसमें, ये जावेद अख्तर इस पे। एक्सपोज तो खैर बहुत पहले हुए। इनका जो ट्विटर पे जो ये दिन रात लगे रहते थे, वो तो मेरी वजह से कम हुआ इनका, क्योंकि हम्म। मैंने इनकी बैंड बजानी वहां शुरू की तो ये ट्विटर से ऑफ हो गए। अब बहुत कम कभी माफीनामा, कभी आते हैं। माफीनामा की बात कर रहे थे। फजले हक खैराबादी ने ब्रिटिश से कहा था मैं वो हुई नहीं खैराबादी, ये कोई और खैराबादी है। मतलब जो ये मुफ्ती करके साहब बैठा हुआ हो, वो बोल रहा है यहाँ पर। ये क्या बोला जाए इसको, तो इनके सर वो बुरे तो दिन चल बेचारों रहे को कहते हैं कि साहब कि इन्होंने करवा भी लिया था, लेकिन अब क्या है, उनको जो है वो हैं। जन्नत नशीं वहाँ एडवांस में ही होना था तो हो गए। खैर, तो ये जो है वो आजकल लिबरल और इस्लामिस्ट का एक मेल्टडाउन सा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, कल भी जी, जी, आपने देखा होगा, बड़ा तगड़ा मेल्टडाउन चला आपका ये उमर खालिद और हुँ। शर्जील इमाम को लेके। जी, 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 बिल्कुल। देखिए इनकी सर हालत ये हो गई है ना कि भूख भी लग रही है और हाज़मा भी बिगड़ा हुआ है। अब क्या करें ना ना खाते बनता, ना निगलते बनता, ये इनकी हालत है। एक ना एक इनको बाप चाहिए होता है बनाने को। भई अब किसको बाप बनाएँ हम? जिसको बाप बनाने निकलते हैं, वही वहाँ से टाटा बाय-बाय हो जाता है। कभी भागते हैं कि केजरीवाल को बना लें, कभी मोमदानी की ओर भाग जाते हैं, कभी उमर खालिद में ढूँढते हैं ये। और सबकी बैंड सब अपनी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भागे पड़े हैं हर तरफ से। और हर फ़ील्ड उठा लो आप। सिनेमा में जाओ तो वहाँ पे भी भई धुरंधर चल रही है अब। इनकी जो भी ये अमन की आशा वाली फ़िल्में जितनी आ रही है, अभी ये 21 आई बाय द वे, आई डोंट नो आपने 21 देखी कि नहीं, उसके बारे में सुना कुछ आपने? नहीं, जो मैंने धर्मेंद्र मैंने सुन दास। लिया उसके बारे में। उसको सुनने के बाद तो फिर आप जानते हैं हमारा भी टेस्ट जो है वो कुछ अलग ही है। हाँ,
तो नहीं, पर जनता का भी टेस्ट वही हो चुका है। ऐसी पानी मांगे हैं उस पिक्चर ने, कोई नहीं सिनेमा हॉल में, कई शो कैंसिल हो गए आज सुबह उसके। तो अच्छा। उसमें धर्म जी बोलते हैं, धर्म जी तो चलिए ठीक थे, बड़ा मैं तो चाह रहा था आखिरी पिक्चर अच्छी हो उनकी। वो कहते हैं कौन दुश्मन, कौन दुश्मन, मतलब वो पाकिस्तानी के साथ बैठ के कह रहे हैं कौन दुश्मन। तो अब ये बकवास परोसोगे भाई, आज की जनता तो नहीं लेगी। उधर धुरंधर 800 करोड़ टच कर रही है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में, ओवरऑल तो 1000 करोड़ पार कर गई है, बिगेस्ट हिट एवर। 1200 क्रॉस कर हाँ, चुकी है। बिगेस्ट हिट एवर है ये इन इंडियन सिनेमा। तो ये अब नहीं नहीं, इनका बिगेस्ट हिट एवर तो दंगल है ना, वो वो चाइना से तो 1000 करोड़ चाइना चाइना के तो बात ही अलग है, वो तो 2000 करोड़ पे बैठी हुई है चाइना के। चाइना से। आमिर खान कहते क्या है चाइना के बारे में, आपने सुना? कहते हैं, उससे पूछा लोगों ने कि आपकी फिल्म इतनी हिट कैसे हो गई चाइना में। कहते हैं असल में पायरेसी से हुई है। मेरी पायरेटेड देखते थे लोग फिल्में, थ्री इडियट्स और उससे पहले की, और मुझे कनेक्ट करने लगे, और एकदम से मुझे पता लगा अरे मैं तो रातों रात चाइना में स्टार बन गया हूं, और फिर दंगल से हिट हुआ हूं मैं। मतलब जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं ये लोग, जिसे कहते हैं ना। तो आमिर खान की भी खास चली नहीं है, जो सितारे जमीन पर थी कोई खास चली नहीं पिक्चर। वैसे चाइना से राउंड ट्रिपिंग किसने की होगी? ब्लैक अब को ये व्हाइट किसने किया? अब ये तो इनके पुराने देखिए लिंक्स चलते आ रहे हैं इनके, तो नॉट जस्ट चाइना, हर जगह। हमें याद है पीके फिल्म में, आपको याद ही होगा, एआरवाई डिजिटल वाज इन एसोसिएशन विद देम, पूरा एक इवेंट कराया था दुबई में जिसमें एआरवाई डिजिटल ही थी शामिल। एआरवाई डिजिटल वाज द ऑफिशियल डिजिटल आर्म ऑफ पीके, एंड दे डिड मेनी इवेंट्स टुगेदर। और उसमें दिखाया भी यही था, जो कैरेक्टर था, कि ये सरफराज ऐसा नहीं है, सरफराज बहुत बढ़िया है। पूरी पाकिस्तान एम्बेसी वेट कर रही थी कि कब कॉल आए और इंडियन बहू को अपनाएं ये लोग। सरफराज तो अच्छा है, वो धोखेबाज नहीं है बिल्कुल भी। तो चल भी गई फिल्म, आप सोचिए। और 2014 के बाद की फिल्म है, मतलब जागने में भी टाइम लगा है जनता को, ये नहीं कि 14 में तुरंत जाग गई थी जनता। 14 में ये फिल्म आई, सुपर हिट होकर के गई, पैसे कमा के दे गई इनको इतने। उसके बाद अब पर धीरे धीरे देखिए पहिए धीरे धीरे हट जाते हैं ना। अब एक खान ये है, दूसरे खान जो है वो, उनका बांग्लादेशी प्रेम नहीं खत्म होता। वो अपना बांग्लादेश के प्लेयरों को साइन करने में लगे, उनको भी जूते पड़ रहे हैं इस समय। और ये पहली बार नहीं, आपको याद होगा संजय जी, 2008 26/11 के बाद की, जो कि आज हर जगह वाइडली अवेलेबल है, शाहरुख खान की स्टेटमेंट्स देखने वाली है। तब के एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पे उसने आई थिंक प्रणॉय रॉय के साथ आकर कहा था कि अरे वी नीड पाकिस्तानी प्लेयर्स, तुम लोग यंग लोग हो, तुम लोग पॉलिटिक्स को मत लाओ इसके अंदर भाई, राजनीति से ऊपर उठो। खेल की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कला की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो अब इनको इनकी बाउंड्री दिखाई जा रही है जनता द्वारा कि भैया ये है तुम्हारी बाउंड्री, इस पे चुप रहो, वही बेहतर है। तो इनके दिन ऐसे ही चल रहे हैं भाई। मेल्टडाउन तो एक छोटी बात है इनके साथ। अब ये है कि भाई बोले तो बोले क्या, कहें तो कहे क्या, कुछ बोलते हैं वो उल्टा बैठ जाता है इनके लिए, बिकॉज कंडीशनड हो गए हैं बकवास करने के लिए और लूज बातें करने के लिए। तो जैसे ऋतिक रोशन ने कहा, पॉलिटिक्स ऑफ धुरंधर। अरे इसमें क्या पॉलिटिक्स है भाई, ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो ये ब्रेनलेस भी है, कुछ कुछ एजेंडा ड्रिवन भी है। ओवरऑल सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इनके। जब मोदी जी कह रहे थे ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आई थिंक ही डिड नॉट मीन इनकी इनके अच्छे दिन आने वाले हैं, इनके नहीं थे वो अच्छे दिन जो थे। हाँ, और भी देखिए तो अपन धुरंधर पे आ गए। धुरंधर पे थोड़ा अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि धुरंधर की डिटेल में बात करनी है। हाँ हाँ ये जो कल जो मेल्ट डाउन हुआ है, उसमें दो मेरे को खास तौर से आई वांट टू कोट आरफा खानम शेरवानी, a catastrophic day for democracy. ओह The Supreme Court's handling of Umar Khalid and Sharjeel Imam's bail plea is nothing short of brutal. तो ये तो आरफा जी कह रही हैं, राजदीप जी कह रहे हैं। अच्छा So no bail to Umar Khalid, says SC. No personal liberty under UAPA. This despite the fact that even the trial has not begun after more than 5 years. So out of the hundreds of voices, I think voices, ये दो जो है वो खास तौर से हैं, और एक वो जो है ना, वो आपके वो जिनको आई शेडो बैंडिट कहा जाता है, ध्यान है आपको? रुचिका शर्मा दी हिस्टोरियन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन्होंने भी It's कुछ कहा tough. It's tough to not conclude there's clearly a vendetta against Umar Khalid and Sharjeel Imam. बताइए, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि there is a vendetta. कल इस पे बड़ी एक मजेदार चीज हुई, आपको बताऊं संजय जी। मैं एक डिबेट पे था कांग्रेस के ही एक स्पोक्स पर्सन से,
तो कल सुप्रीम उसने कहा भाई राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी कुछ होता है कि नहीं आर्टिकल 21 के तहत। मैंने कहा अरे बिल्कुल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सुबह जब पूरा प्रोनाउंस कर रहा था अपना ऑर्डर, तो 11:02 पे सेम बात कही कि भाई राइट टू लाइफ और लिबर्टी होता है, ये होता है। और ठीक 3 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट यूएपीए का डिफरेंट मापदंड होता है। और फिर उन्होंने एक सेक्शन कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा 43D5 जो सेक्शन है उसके तहत अगर प्राइमा फसाई अक्यूज्ड का हमें लग रहा है इन्वॉल्वमेंट, तो हम बेल नहीं दे सकते। ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। जो होता है ना कि द ओनस इज ऑन यू टू प्रूव दिस। बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स है ना उसमें। बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स। तो मैंने उस जो बैठा हुआ था स्पोक्स पर्सन, मैंने कहा तुम्हें पता है ये सेक्शन कौन लाया था, सेक्शन 43D5? कहता नहीं पता मुझे। मैंने कहा ये कांग्रेस लाई 2008 में। ये अमेंडमेंट यूएपीए में कांग्रेस ने 26/11 के बाद किया था। यूएपीए लाई कांग्रेस 1967 में। ये 43D5 का अमेंडमेंट जिसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आया, ये लाई कांग्रेस। अब भैया अगर तुम्हें छाती पीटनी है, कांग्रेस के दफ्तर जाके छाती पीटो। और ओवैसी ने तो ये पार्लियामेंट में भी कही थी एक बार बात कि यार ये जो यूएपीए को ड्रैकोनियन, उनके हिसाब से ड्रैकोनियन बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाना शुरू किया था। 2019 का अमेंडमेंट तो चलो बाद में आया था। तो कल मैंने वही कहा कि आज अगर उमर खालिद और इसकी बेल मना हुई है तो वो कांग्रेस के कारण मना हुई है। तो ऐसी छाती पीट और वैसे अगर वह 26/11 का आप लें, जो जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद फिर उनका बहुत भारी क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले तो वो आपके टाटा को उन्होंने खत्म किया, फिर पोटा, याद करिए, फिर पोटा को सोनिया गांधी ने आते ही तुरंत खत्म कर दिया। तो खास तौर से पोटा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पोटा को इन्होंने अपोज किया था और पोटा को ज्वाइंट सेशन में पास करवाया गया था। वो लोकसभा में वो राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा था, तो फिर उसको ज्वाइंट सेशन करवा के पास करवाया गया था अटल जी द्वारा। और उसमें अटल जी की बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें उन्होंने सोनिया जी को, ही हैज टेकन सोनिया जी टू द क्लीनर्स। तो ये इन्होंने इसको निरस्त कर दिया आते ही। तो जब 26/11 हुआ तो देयर वाज ह्यूज क्रिटिसिज्म अबाउट पोटा नॉट बीइंग देयर। तो फटाफट ये, अब पोटा तो कैसे लाए वापस, उससे तो हेट ही होती। तो यूएपीए को पोटा बना दिया अमेंडमेंट करके। दिस इज व्हाट दे डिड। उस सारे जो पोटा के प्रोविजंस थे जिसमें आपके ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, नो बेल और एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीजें जो कल कोर्ट ने पॉइंट आउट की है ना, कोर्ट ने खाली ये पॉइंट आउट नहीं किया है, कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है दैट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म अंडर यूएपीए इज एक्सपैंडेड, और एक्सपैंडेड टू इंक्लूड खाली वो बॉम्ब्स और उसका नहीं है, और एनी अदर मीन्स, ये है। प्लस उसके साथ में जो वो पूरी जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि साहब की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, यस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाईज कट करना जो है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो ये बोल रहे थे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी, ये सारी चीजें इंक्लूड है। और आपके जो टेरर वेरर है उसके अलावा ये भी है कि भाई बॉम्ब्स, अदर फायर आर्म्स और एनी अदर मीन्स। ये किसने की? इन्होंने तो की थी। ऐसा लग रहा है ना पढ़ के यही करा जैसे कहते हैं ना कोई चीज छोड़नी नहीं हमें, इकोनॉमिक थ्रेट भी देनी है सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की भी बात करते हैं, भाई चिकन नेक काटनी है, फिर मीटिंग भी करते हैं ताहिर हुसैन वगैरह की, ठीक है, कि कैसे करना है। तो मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बिल्कुल भी कि भाई सारे उस पे बॉक्सेस पे टिक में उल्लंघन करने के। बट आप एक बात देखो सर कि इसके बाद जो ये ममदानी का आया था, जो ममदानी बीच में कूदा था, इसमें कितने खुश हो गए थे ये लोग सब। 8 यूएस के लेजिस्लेटर्स ने भी कह दिया ममदानी, अरे भैया तुम्हारा बाप लगता है ममदानी, कौन है ममदानी भाई जो ऐसे उछल रहे हो। और ममदानी भी एक मतलब ऐसा डिमविटेड है कुछ मामलों में, तो डिमविटेड क्या कहूं मैं, डिमविट भी है और साथ में इविल भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं। देयर आर नो गुजराती मुस्लिम्स लेफ्ट,
ये हो गया है, या दे आर बीइंग टारगेटेड। कल अच्छा ये भी एक बात क्लियर हो गई कि मुस्लिम एंगल नहीं है इसके अंदर। भाई कईयों को तो बेल मिली ना, 5 को तो बेल मिली। 5 को वो मिल कहाँ से आते गई। हैं? वो किस मजहब के थे भाई? गुल गुलफिशा को भी मिल गई। हाँ, गुलफिशा को भी मिल गई। तो वही बात है ना, इनके अब जितने एजेंडा पर, एक बात तो सर है ना, वो ये बार-बार जो ये बोलते थे इधर आफ्टर दिस रेड फोर्ट एंड दिस एंटायर थिंग, कि अरे ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए नहीं होता है, ये गरीब होते हैं इसलिए नहीं होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इनको स्टूडेंट बनाओगे ये उमर खालिद बन जाएंगे, इनको काउंसलर बनाओगे ये ताहिर हुसैन बन जाएंगे, इनको इनको डॉक्टर बनाओगे तो तो ये अल फलाह डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर उमर वाला जो है वो कर देगा ये रेड फोर्ट पे। तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे, ये हामिद अंसारी बन जाएंगे। हाँ, तो इनको क्या बना दो भाई, ये तो जनता के समझ आ रहा है ना बात, कि भाई ये इसका पढ़ाई लिखाई और ये मजलूम और डरे हुए ये सब कुछ नहीं है। ये कल क्या जेएनयू में है? नारे लगे, हाँ, जेएनयू में नारे लग गए कल। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। पता नहीं हम्म। कब्र क्यों खोदते हैं, अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते। अरे सर, ये तो आपने फिर अब वैसी बात कर दी ना, इनको फिर इनके ये तो मजहबी इनका जो ईमान है उस पे तो आप नहीं प्रश्न उठा सकते ना, वो तो फिर भाई नहीं तो वो हमारा कब्र देश। कब्र क्यों खुदेगी भाई, जो मोदी शाह दफनाए क्यों जाएंगे। मोदी शाह तो, उनकी तो चिता जलेगी, इनको कहना चाहिए नहीं, टेक्निकल ये मिस्टेक है इसमें। नहीं, मोदी देखिए शाह की चिता जलेगी ऐसा बोलना चाहिए। अब आप देखिए, जब लिबरल्स मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं तो कल एक और वजह से भी मेल्टडाउन हुआ था, तो मुझे लग रहा है वही वजह है। तो ये हमने कल तो ये लोग गजनी की बातें कर रहे थे, महमूद गजनी की बातें कर रहे थे, जब मोदी जी ने बोला 1000 साल हो गए हैं 1026 एडी को सोमनाथ पे, तो उसमें टीपू की भी बात हो रही थी। तो टीपू क्या करता था, मारने के बाद भी कन्वर्ट करता था, डेड बॉडीज तक का खतना करवाता था और तब उनको गाड़ता था, वो जलाता वलाता नहीं था, गाड़ता था। तो हो सकता है भाई इनकी टीपू वाली मानसिकता होगी, भाई कन्वर्ट करवा के फिर मारेंगे तो ये हो इनकी की कब्र खुदेगी। कल उस पे भी बहुत रोए हैं ये लोग, कल ये भी बहुत डिबेट चली है, जो मोदी जी जा भी रहे हैं वैसे 11 जनवरी को। मोदी जी ने भी कल बड़े मजे लिए, बताया आपको कैसे। हाँ हाँ, कल तो बहुत मजे लिए और सामने भी आई कई बातें जो लोगों को नहीं पता थी, हमें तो पता थी, वो हम लोग तो आजकल बात। क्या है, आज दूरदर्शन आजकल एक सुभाषित रोज प्रकाशित करते हैं। अच्छा। तो कल वाला जो सुभाषित था, हम्म। वो जो था वो डायरेक्ट इनके ऊपर तंज था। तो क्या अच्छा। है, वनानि दहतो वन्ये सखा भवति मारुतः स हम्म। एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम। इसका अर्थ ये है कि साहब की जब वन में आग लगती है, वन में आग लगती है तब तो हवा उसको साथ में बढ़ाती है, उसको मित्र बन जाती है हम्म। और बढ़ाती है। और जब कोई छोटा दिया जल रहा होता है तो उसी को हवा जो है वो बुझा देती है, उसको क्रश कर देती है। हम्म। 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 तो आप बताइए, ये छोटे मोटे दिए हमारे जो है, इनको जो हवा है वो क्रश कर रही हम्म। है। दियों को टिमटिमाने नहीं दे रहे। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे छोटे मोटे दिए जो हैं, इनको हाँ, जो है हवा वैसे जलने नहीं आपको दे एक रही। बात बता और दूं, ये हवा अभी कौन है, ये हवा मोदी की शाह की है। हाँ। और योगी जी की तो बात ही नहीं कर रहे। वैसे आपने जो दिए की बात करी है, तो इनका एक और पेन पॉइंट है, अभी अब आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। इनका हम्म, एक और पेन पॉइंट है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये जो हम्म, डीएमके की सरकार ने इम्पीच किया था ना एक जज को, कि हिंदुओं को पर्वत पे दिया नहीं जलाने को मिलेगा, वो जो इनकी सेरेमनी है, पे अभी जब जी मैं आर और आप स्वामी, बात कर जस्टिस रहे हैं, स्वामीनाथन, जी आर स्वामीनाथन। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कस के फटकार लगी है सरकार को, कि हिंदुओं को पूरा हक है, हायर कोर्ट में पूरा हक है दिया जलाने का, और उनके रिचुअल्स में, उनके ट्रेडिशंस में आप कोई नहीं होते बोलने वाली। अभी जस्ट ये खबर आई है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस हाँ, पे कल आ एक गई और, थी। अब कल आ गई थी, ये अभी आई है, मैंने मैंने तो अभी पढ़ी, कल रात आ गई होगी या तो मुझे अभी आई, अभी जस्ट पॉप करा मेरे पे। तो इनके पेन पॉइंट्स खत्म ही नहीं हो रहे। वो जो आरफा की एक स्टेटमेंट थी ना, हर दिन हर रोज एक नया जख्म, नया जख्म, वो हर रोज प्रोफेटिक एक वर्ड्स, नया जख्म, वो बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज नहीं, हर रोज, अब हर हर घंटे घंटे ना एक हो नया जाएगी। जख्म। तो वो इनका बढ़ता ही जा रहा है। पर उमर खालिद, और इसमें सर मुझे एक और बहुत अच्छी लगी बात, जो कल पूरा जजमेंट आया, मैंने तो पूरा, जब ऑर्डर आ रहा था सुबह 11 बजे, पूरा पढ़ते भी चल रहे थे, बहुत क्लियर था पूरा, कि इन दोनों को क्वालिटेटिवली एक अलग लेवल पे असेस किया जाएगा, किस तरह से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है ये पूरी चीज।
इसके बाद कोई मुंह दिखाने लायक बचता नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ये पूरी चीज। और ये भी एक्सपोज हो जाते हैं जो कपिल सिब्बल और ये जो पूरी लॉबी थी, who were gaming the system basically। ये जो बोला जाता है ना कि ये डिले क्यों हो रहा है, इस पे जस्टिस समीर बाजपेयी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो सेशंस कोर्ट के थे। उन्होंने जब पिछले साल रिजेक्ट करी थी, इस साल तो हाई कोर्ट ने करी, अब सुप्रीम कोर्ट ने करी। उन्होंने कहा था कि ये टोटल डिले इज नॉट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन बट फ्रॉम द अक्यूज्ड, और जो वो बार-बार एडजमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी आफ्टर रिटायरमेंट जब बात करी थी, यस, इंटरव्यू दिया उन्होंने बाकायदा। हाँ, उसने कहा ये बार-बार एडजमेंट कर रहे हैं, बार-बार दे आर ट्राइंग टू गेम द सिस्टम, और ये बड़ा रिस्की है। एक तरफ तुम डिले करो, दूसरी तरफ डिले को रीजन बना के बेल मांगो, वेरी डेंजरस फॉर द जस्टिस सिस्टम। तो द सुप्रीम कोर्ट डिडंट फॉल फॉर दिस सॉब स्टोरी यस्टरडे, और साफ साफ उसने शब्दों में एक एक चीज का जवाब देते हुए कहा है कि भाई तुम्हारा रेजिम चेंज था। और ये जो लोगों को लगता था ना रेजिम चेंज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अरे ये कहाँ नवयुवक रेजिम चेंज करेंगे, अब लोगों को समझ आने लग गया है ये सब बड़ी सीरियस बातें, कोई पैटर्न है इस बात का। जनता की भी एक अवेकनिंग हुई है ना सर इस पूरे में। आज से 3-4 साल पहले जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगती थी, वो अब लोगों को समझ आ रहा है भाई ऐसे ही नहीं हो रहा है कोई अपराइजिंग जो होती है, ऐसे ही नहीं कोई चक्का जाम करना चाहता है। देयर इज अ प्लान, देयर इज एन एजेंडा टू इट। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये चीज आई सामने। आज से 5 साल पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी लोगों में जितनी आज है, जब दिल्ली राइट्स हो गए उस टाइम पे, शाहीन बाग, दिल्ली राइट्स, फिर ये फार्म प्रोटेस्ट, तब हम लोग सब लोग इतना नहीं समझे थे इन बातों को, अब बड़ा नजर आने लग गया है। वन कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स। सो आई एम ग्लैड दिस जजमेंट केम, टू बी ऑनेस्ट। और एक्चुअली सरप्राइज तो ये है कि आई थिंक आरफा खानम शुड हैव बीन एन अक्यूज्ड। उसने ताहिर हुसैन को अरे अरे बाकायदा बचा के रखा था। ये जावेद अख्तर क्या थे भाई, जावेद अख्तर ने तब क्या बोला था कि इतनी शॉप्स तोड़ी गई, इतनी सड़कें ये जलाई गई, पर पकड़ा केवल एक को क्योंकि उसका नाम है ताहिर। शबाना आजमी की तबाही हुई थी, इसका जो वो जो बेटा है जिसको सीए का कानून तक का मतलब तक नहीं पता था, फरहान अख्तर, वो भी आ गया था। उससे लोग पूछ रहे थे क्या है, बहुत बुरा है, नहीं नहीं पर है क्या, अरे बहुत इविल है, अरे बहुत फैशिस्ट, उसको पता तक नहीं था इसका मतलब क्या है। स्वरा भास्कर और ये सब की जो पूरी मंडली आई थी, दे शुड बी को-एक्यूज्ड। जिन्होंने जो आग लगाई है उस समय जिसपे 53 लोग मर गए, और ताहिर के घर से क्या क्या मिला है सर, वो तो हमने देखी, एसिड बॉटल, गुलेल, और जो अंकित शर्मा को पूरे पत्थरों का जखीरा और सब पूरा फायर आर्म्स, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और आपका काउंसलर था ये, और ये सब आ गए थे उसके लिए। तो आज इन लोग का इनका ना बिल्कुल टोटल एक्सपोजर हो गया इस दौरान, पिछले 1-2 साल में। देवर थिंकिंग कि 24 के इलेक्शन के बाद जो है, अब जो है करवट होने जा रही है, उल्टी चीज होने जा रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो। इन्फ्लेक्शन का तो अभी अभी बहुत इनको उम्मीद बंधी है ट्रंप से कि अब ट्रंप जो है वो यहाँ पे भी वेनेजुएला की तरह घुस के और मोदी को उठा के ले जाएगा। ये इनकी वेट ड्रीम है राइट नाउ। हाँ, इनका ये है समय, अब इनका नया बाप ट्रंप बन गया है मतलब। हाँ, सारी उम्मीद ट्रंप से है। अब ट्रंप को भी परेशानी हो रही होगी कि भाई किसकी वेट ड्रीम्स को पहले ऑनर करे, राहुल गांधी की वेट ड्रीम्स को पहले ऑनर करे, या कि जो बाकी लोग अचानक आए साथ साथ उनको करे। नहीं वो है सर, ये जो चीज हुई है वेनेजुएला में, ये तो एक अलार्म बेल तो है कि दिस मैन इज क्रेजी, एब्सोल्यूट नट्स काम किया है इसने जो किया है। इवन बाय हिज स्टैंडर्ड्स ही इज नट्स। मतलब उसके स्टैंडर्ड्स तो हमें पता थे क्या हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, इस पे जनता और जागरूक होगी कि ये रियलिस्टिक चीजें हैं, रेजिम चेंज वगैरह जो है? बिकॉज यहाँ तो भारत में तो 20% वोट लिए हुए एक राहुल गांधी तो बैठा ही है प्लायबल, कि भाई आप हुक्म करो, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प इन दिस प्रोसेस। यू थिंक जनता इससे और जागेगी या? अगर राहुल गांधी से बचना है अपने आप को, मुझे लगता है राहुल गांधी को नोबेल प्राइज दिलवा दें। वो जो मकैडो है जिसको नोबेल प्राइज मिला, शी इज आउट ऑफ रेकनिंग, क्योंकि उसने नोबेल प्राइज एक्सेप्ट कर लिया। और ट्रंप इज वेरी एंग्री कि साहब उसने नोबेल प्राइज एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं कहा कि मैं अपना नोबेल प्राइज ट्रंप को देती हूँ। तो इसलिए शी इज आउट ऑफ रेकनिंग। सो आई थिंक द ओनली सेफ्टी नेट वी हैव फ्रॉम ट्रंप is to get all the nuts nominated and awarded as Nobel Peace Prize winners. अगर 2 एक साथ हो सकते हैं और दूसरी जो नोबेल प्राइज है उसको 3-3, 4-4 एक साथ हो सकते हैं, तो why can't we get 40 nominated? 40 को अवार्ड करवा दो और वो जो है वो कम से कम
ट्रम्प के तो टोटल वो अगेंस्ट हो जाएंगे फिर। अच्छा आइडिया है ये एक्चुअली। कल उसने 5 देशों को थ्रेट किया 5 मिनट के अंदर। बिल्कुल, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड, हाँ, और और उसने उसके साथ जो इंडिया को भी बोल दिया ना, वी हाँ, विल क्विकली मेक टैरिफ्स। और जो बगल में खड़ा था, आई थिंक कौन था, सेक्रेटरी बेसेंट था, कौन था वो, जिसने प्रेसिडेंट कहा, था, लेकिन वो दूसरा चमचा था, वो लिंडसे ग्राहम, वो खड़ा हुआ था। वो लिंडसे ग्राहम भी था, हाँ। वो कहता है कि अरे ये तो इंडियन एनवॉय वगैरह सब हमें खुश करना चाहते हैं, मोदी ऑल्सो वांट्स टू मेक मी हैप्पी। ट्रम्प कहता है, इज अ गुड मैन, वांट्स टू मेक मी हैप्पी। तो ये ही नोज आई कंप्लीट, एम नॉट हैप्पी। अरे तेरे को हैप्पी करने के लिए तो भैया दूसरे काम करने पड़ते हैं, हाँ, वो कैसे करेगा कोई? पाकिस्तान ने तो कर रखा है ना हैप्पी सर, वो कर लेता है, वो तो कर लेता है, तो पाकिस्तान ने कहा सर आपका है मालिक, आइए कहाँ हम दरी बिछाए यहाँ, हाँ हम से बैठे दरी जमीन बिछाए पे, साहब, आप बैठिए सिंहासन पे, है ना। तो उसने तो तोहफो अपना कबूल करो। बिल्कुल बिल्कुल, उसने तो पूरा, किसी के सामने झुकेंगे नहीं अल्लाह के सिवाय, पर ट्रम्प के सामने हम बिल्कुल जमीन पे लेट जाएंगे, वहां वहां पे जो है हम बिल्कुल जमीन पे लेट जाएंगे। नहीं नहीं, उसमें भी वो अपना वो तरीका निकाल रखा है उन्होंने। क्या है किसी सर? से जो है मौलाना साहब से, बड़े मौलाना साहब से ये किस्सा सुनाया था मुझको, हम्म, आपके आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, अच्छा, कि साहब बड़े मौलाना साहब से कहा कि साहब ये जो है आप बोलते हो ना कि हम सजदा नहीं कर सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते, ये सब तो ठीक है, लेकिन साहब ये जो है मुगलों के दरबार में तो हमेशा सजदा हुआ करता था। हाँ हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल। मुगलों के दरबार में, उसके पहले जो भी यहाँ पे इस्लामी रूलर्स रहे, वो सब सजदा, कोर्निश, लंबी लंबी कोर्निश है, लंबे लंबे सजदे। कुल्ले वो क्या आजम था? अगर लें, पहली लाइन जब अकबर आता है तो वो बोलते हैं सजदे में निगाह रहे, फर्स्ट लाइन ही ये है जब आता है बादशाह, सजदे में निगाह रहे। तो वो तो तो भाई, उसका गए, नहीं 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 साहब, वो ऐसा है हुजूर, ये वो जो था ना, वो सजदाए ताजीमी था, हम अच्छा, सजदाए उबूदत की बात कर रहे हैं, ओ हो, हम सजदाए उबूदत नहीं कर सकते। तो भाई कह के ऐसा करो कि भारत माता को तुम सजदाए ताजीमी कर लो। हम्म तुमसे कौन कह रहा है तुम सजदाए उबूदत करो? उबूदत मतलब इबादत वाला। समझ गया। हम्म, और ताजीमी का मतलब हुआ कि साहब रिस्पेक्ट वाला। हाँ, तो तुम भारत माता को रिस्पेक्ट वाला ही कर लो, सजदाए ताजीमी कर लो। हम्म नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते हम नहीं करेंगे, ये कुफर है। आज खुद खुद कुछ बोल रहा था, मैं सुना था थोड़ा सा टुकड़ा, वो किसका? अरशद मदनी, चाचा चाचा अच्छा, मदनी कुछ बोल रहा था। इस विषय पे, इसी पे। चाचा, अब ढूंढता हूँ मैं क्या बोल रहा था। अभी तो गजनी पे ये लोग ऑब्सेस थे, कल तो पूरा गजनी की बातें कर रहे थे, और चाचा से आप याद आया, चाचा नेहरू कल बड़ा एक्सपोज हुए कायदे से। चाचा नेहरू के जो पत्र थे पुराने पुराने, वो सामने ओ, आए। के एम मुंशी मकतूबात को, ए नेहरू। हाँ, तो के एम मुंशी को जो लिखा वो तो हम लोग को पता था कि के एम मुंशी को कैसे उन्होंने लिखा, हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा सोमनाथ से। फिर इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को जो लिखा कि अरे मत जाइए आप कॉन्सिक्रेशन पे, प्राण प्रतिष्ठा पे मत जाइए, ये गलत लगेगा, हम तो सेक्युलर हैं। पर जो सबसे मजेदार कल चीज आई सामने, इन्होंने लियाकत अली को, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी एक चिट्ठी लिखी थी इन्होंने, और उसमें कहा था कि आपको अगर ये लग रहा है कि सोमनाथ का एक दरवाजा अफगानिस्तान से जो लाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है इस देश में, तो इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बेफिक्र रहिए आप। अरे तुम्हारा बाप लगता था लियाकत अली, तुम जो लियाकत को लिख रहे हो चिट्ठियां, वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां टोटल नरसंहार हो रहा है, आरएसएस में जब ये ऑर्गेनाइजर और पंचजन्या इसको कवर कर रहे हैं, तुम उनको बैन कर रहे हो, फर्स्ट अमेंडमेंट ला रहे हो, और तुम उनको चिट्ठी लिख रहे हो ये पूरी, लियाकत को। तो शर्मनाक था पूरा, मतलब ये नेहरू जितना, अब नेहरू, वही बात होती है ना, किसी को याद कर करके हिचकी आती है, नेहरू का अब मोदी क्या जी हो। और मजे ले रहे हैं, वो बाकायदा वो ब्लॉग लिख रहे हैं हाँ सोमनाथ के ऊपर। हाँ, वो तो चलिए ठीक था, पर नेहरू का जो उठा कल्ला पूरा, वो बड़ा अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी खुल गई भाई। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या क्या लिखा था गजनी के बारे में, भाई उसको, वो एक वॉरियर था, उसका रिलीजियस मोटिव थोड़ी था, उसका तो लूट था सब कुछ जो था।
तो ये सब चीजें अब भाई लोग पढ़ लिख रहे हैं। अब तो हमारे पास तारिकुल यामिनी भी है जो उदबी ने लिखी थी, जो इसका बायोग्राफर था। उसने तो साफ लिखा कि भाई महमूद गजनी ने कहा आज मैं बुत को तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन मुझे बुत शिकन के रूप में जाना जाए, ना कि बुत फरोश, एज अ ब्रेकर ऑफ आइडल्स, नॉट एज द ट्रेडर ऑफ आइडल्स। तो ये सब जब सामने आ रहा है तो अब नजर आ रहा है भाई क्या थे ये लोग, क्या इन्होंने बेवकूफ बनाया सबको। और लोगों के समझ नहीं आ रहा, जो पुराने रहे हैं ना वो अब समझ नहीं पा रहे कि यार पूरी जिंदगी काट दी हमने इनको डिफेंड करते हुए, इनको लिबरल और ये सब कहते हुए, अब हम कैसे मान लें कि हम मूर्ख थे पूरे इतने साल तक, हमारे को सही बात नहीं पता थी। ये सर एक बड़ा डिलेमा है कई लोगों के साथ ना। इज इट टू देखिए, लेट? आप देख सकते हैं ना, वो जो पावर ऑफ नैरेटिव जिसको बोलते हैं, हम्म अगर आप सिस्टमैटिकली एक पूरी जनरेशन को हम्म आप झूठ पे जिंदा रखो, तो वो धीरे धीरे झूठ को ही सच मानने लगती है। पाकिस्तान आपके सामने एग्जाम्पल है ना। हम्म पाकिस्तान की पूरी जनता ये मानती है कि आज तक के चारों पांचों जंगें जितनी भी हुई हैं वो पाकिस्तान ने जीती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है। हाँ, उनकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा लिखा के सबको जो है वो ड्रिल करा दिया गया कि नहीं, हम ही जीते। अब हम्म ये भी नहीं पूछते कि अगर तुम ही जीते थे तो फिर वो यौमे क्या मनाते हैं, वो यौम दिफा क्यों मनाते हो तुम? हम्म 1965 में वो जो लाहौर विक्ट्री डे था हमारा, जब हम लाहौर में घुस गए थे हम्म, आउटस्कर्ट्स तक, तो उसको बनाते हैं यौम दिफा, द डे ऑफ डिफेंस। वाह। ये उन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस की। अरे हम्म फिर यौम दिफा क्यों मनाते हो जब कहते हो तुम जीत गए थे? हम्म, ये तो यौम फतेह मनाओ, यौम दिफा क्यों मनाते हो? तो ये तो वही है ना, जब 71 में भी जब हार गए थे ना, जब ईस्ट चला गया था, तो इनका डॉन अखबार था, कौन सा था, उसके अगले दिन की हेडलाइन हाँ थी हाँ, अगले दिन तक कि वेस्ट में पुरजोर तरीके से जारी है, हमारे योद्धा, हमारे लोग जारी। वॉर टिल विक्ट्री, उसकी जो हेडलाइन हाँ, है सबसे ऊपर, हाँ। वॉर टिल विक्ट्री। तो पाकिस्तान, बट एक बात बताओ सर आप मुझे, मैं आपसे जरा ये पूछना चाहता था कि भाई अब कुछ लोग ऐसे हैं हु कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि हम 30 40 50 60 साल से गलत जानते थे। अब उन्हें दिख भी रहा है, तो क्या उनकी ईगो होती है जो उनको प्रिवेंट करती है? मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, आम जिंदगी में, जो नेहरू के कसीदे पढ़ते रहे, बचपन से सोचते रहे भाई नेहरू महान थे, बड़े सेक्युलर लिबरल सोच के थे। कैन दे चेंज नाउ, या उनकी ईगो अब उनको रोकती रहेगी चेंज करना, कि भाई इतना अपने फैमिली में और सब जगह हम ज्ञानी बने घूम रहे थे और गलत बात कर रहे थे, आज जब सच्चाई सामने आ रही है तो यू थिंक दे कैन चेंज एंड दे कैन अग्री, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हो सकती है कि हाँ भाई हम गलत थे? मुश्किल लग रहा है मुझे ये सवाल ही नहीं बहुत। पैदा। कोई नहीं, कोई Intellectual honesty and these people, they don't go together. इवन टू नॉर्मल हिंदूज भी जो अब वेकअप कर भी रहे हैं, उनमें एक ईगो है कि नहीं हम कैसे मान लें भाई नेहरू ऐसा था, हम तो बचपन भर चाचा नेहरू करके नहीं, बड़े। देखिए, चेंज तो आया है, आप भी नोटिस कर रहे हैं। हम्म जब मैंने जयपुर डायलॉग शुरू किया था, हम्म when I started, पहले इसकी हिस्ट्री ये है कि we started with holding events annually. या, या। 2020 में कोविड के टाइम पे we started the streaming business and we got the channel together. तो उस टाइम पे जो रिस्पांस आती थी, और आज जिस तरह से जो, क्योंकि पीपल यूज टू बी सरप्राइज्ड, ये ऐसे है क्या, ये ऐसे है क्या, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म आज वो नहीं है। आज हम्म आप कुछ लिख दो, ये लोगों को पता है वो चीज़, हम्म फिर उसके बाद वो रिसर्च करके दो चीज़ आगे और बताते हैं। हम्म। तो तो वो चेंज आता है पूरा ग्रेजुअल। का पूरा जो है ना, वो जो एक काउंटर सिस्टम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। दैट काउंटर सिस्टम इज अवेलेबल। तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो एक जी जी बताइए। ये मुस्तफिजुर के वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं, अरे क्या हो गया है उनको? बताइए, एक बांग्लादेशी हीरा हमारे यहाँ नहीं आएगा, हम क्या कैसे करेंगे? होगा? आईपीएल कैसे होगा होगा? कैसे? हाँ, बड़ा कलकत्ता में तो शायद जनता विद्रोह कर देगी उनके हिसाब से।
हाँ भाई, मुझे तो लग रहा था इसका वोटर आईडी कार्ड बनवा के ममता इससे वोट भी दिलवा लेगी आने वाले चुनाव में। ममता का एक वोटर भी कम हो गया, एसआईआर चल रही थी, इसको बुलाओ। मुझे तो जान के आश्चर्य हुआ कि मोहम्मद शमी इज अ वोटर इन कोलकाता। अच्छा, दिस आई डिडंट नो। हाँ, अरे वाह, अमरोहा का मोहम्मद शमी जो है वो कोलकाता में वोटर है। क्या बात। और उसको नोटिस चला गया है, आइए जरा बताइए। अच्छा, क्या बात है। बट आप एक बात देखो ना, ये मोहम्मद शमी प्लेस फॉर कोलकाता बट ही हाँ, डजंट लिव इन कोलकाता। या बट आप देखो सर, ये क्या प्रेम है शाहरुख खान का ना, ये कमाल की बात है। 2000 जब 8 में आईपीएल शुरू भी हुआ, सारे क्रीम पाकिस्तान के जो थी, पूरा पाकिस्तान के जो टॉप के प्लेयर्स थे, शोएब अख्तर, उमर गुल, सलमान बट, अब्दुल रजाक, सबको इसने ले लिया। वसीम अकरम को भी एज कोच वोच बाद में लिया, इसने सालों तक लिए रखा, डिस्पाइट 26-11, डिस्पाइट एवरीथिंग। और अब इसने बांग्लादेशी प्लेयर्स को उठाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इट इज अ स्लैप इन द फेस। शाकिब भी केकेआर से खेलता था शायद। शाकिब, एक लिटन भी थे, और भी थे, 5-7 प्लेयर थे जो थे। तो ये व्यक्ति को हमेशा से बड़ा क्लियर सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे तो वो दिन याद आते हैं सर, क्या क्या बोल गया ये। एक सहारा शहर में, लखनऊ में एक इवेंट हुआ था, जिसमें जब पाकिस्तान की टीम आई हुई थी, 26-11 से पहले की बात बता रहा हूं आपको मैं, 2007। तो उसमें ये होस्ट कर रहा है इवेंट, और हरभजन सिंह हैं, शोएब अख्तर हैं, ये सब। हरभजन भी एक अलग नमूना है, उसकी तो एक अलग बात हो सकती है। तो ये कह रहा है, मैं जब पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है मेरे अब्बा जीत रहे हैं, जब इंडिया जीतती है तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की साइड जीत रहे हैं। द गट्स ऑफ द मैन टू से दिस, एंड वी आल्सो एक्सेप्टेड इट, और आगे बढ़ गए हम लोग ये सुन के, हमारा देश। और फिर ये हरभजन को बुलाता है स्टेज पे, और हरभजन से कहता है कि ओए हरभजन, ओए करके बोलता है, ये मत सोच लेना तू यहाँ मेजोरिटी में है, यहाँ पठान लोग मेजोरिटी में है। और फिर मुस्कुराता है, और शाहिद अफरीदी भी तालियां बजाता है और कहता है, यहाँ पठानों का भी जज्बा है, हम लोग को कम मत समझ लियो यहाँ पर। The audacity of this man to say all this nonsense, और आज तक वो ये कर रहा है। और पिक्चरें भी वो उसने जो बनाई, मैहूना में हमने देखा, उसने एक हिंदू को दिखाया कि एक आर्मी ऑफिसर को लिटरली उसने आतंकवादी दिखाया। उसके बाद वीर ज़ारा जैसी पिक्चरें बनाना और सब कुछ। तो ये बंदा तो बहुत क्लियर एजेंडा लेके चल रहा है हमेशा से, बहुत क्लियर। ये जनता को समझना चाहिए भाई जो। अभी तो बहुत दुखी है ना, धुरंधर ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। आइए धुरंधर की बात कर लेते हैं। हाँ, धुरंधर ने तो सर देखिए, एक जिसे कहते हैं ना, एक हैमर शॉट है वो सबको। ये जो पूरा एक लव अफेयर दिखाते थे ना, कि टाइगर आ रहा है, उधर से जोया आ रही है, पठान का भी आईएसआई की एक एजेंट के साथ अफेयर है, जो कि दुनिया के बारे में सोच रही है, बिकनी पहन के घूम रही है, मतलब वहां बुरके से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिकनी क्लैड एक आईएसआई एजेंट है वहां, मतलब ख्वाब देखिए जरा इनके। तो इतना प्रोग्रेसिव है कि पाकिस्तान की मतलब सोचा ही नहीं जा सकता। तो वो वहां से अब क्या हो रहा है, आजकल मीटिंग्स हो रही हैं यशराज फिल्म्स में, कि भाई पठान 2 बनानी है कि नहीं बनानी है, टाइगर 4 बनानी है कि नहीं बनानी है। इन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था, वाईआरएफ स्पाइवर्स पूरा 2000 करोड़ का आगे बनाना है इन्होंने। तो उसमें तो जैसे कहते हैं ना, एक बम एक्सप्लोजन हो गया ये वाईआरएफ के इसमें। और एक भी व्यक्ति का एक ट्वीट नहीं, कुछ नहीं आया। इतनी बड़ी सक्सेस हुई भाई, तुम्हारा बॉलीवुड ठप चल रहा था, तुम्हें तो बॉलीवुड का जो उम्मा था उसको तो बाहर निकलना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था। ना शाहरुख खान, ना आलिया भट्ट, ना आमिर खान, कोई नहीं, सब गायब, बिल्कुल सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा हो गया इन सबका। तो पुअर इसने, महेश भट्ट, वो तो 26-11 के अभी तक जी रहा है। कौन सर, 26-11? महेश भट्ट, उसी ने तो वो अरे किताब लॉन्च की थी ना, 26-11 आरएसएस की साजिश। 26-11 आरएसएस की साजिश। उसका बेटा भी तो था जो हेडली से मिलता था, उसका बेटा ही तो था ना। हेडली ने उससे कह दिया था आज जाना मत वहां पर, ही गॉट अवे विद इट। कोई छोटी चीज थोड़ी है ये जो पूरी चीज थी इसके बेटे की, राहुल भट्ट नाम है उसका। और 26-11 आरएसएस की साजिश, और जाकिर नायक के पास भी आता था वो, बाय द वे, पीस टीवी पे भी आता था वो। पीस टीवी पे दावा करता था, लोगों से बात करता था बिल्कुल वो, महेश भट्ट, और कहता था दीन की जाकिर दावत नायक, देता था, दीन की दावत। हाँ। तो उसके बाद ये पूरा जाकिर नायक के बारे में बोलता था। जब जाकिर नायक का एक इवेंट कैंसिल कर दिया गया था यूके में, तो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बकायदा महेश भट्ट ने, कि भाई जाकिर नायक जैसे लोगों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। जाकिर नायक के लिए तो खैर दिग्विजय सिंह भी वहां 26-11 आरएसएस की साजिश वाली बुक जो थी उसमें आया था।
तो अब कल वही बात हो रही थी सर, जब उमर खालिद और शर्जील वाली बात हो रही थी कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा कितने सालों साल तक इनकार्सनेट हुए विदाउट एनी एविडेंस, हार्डली अ चार्जशीट फाइल्ड, मतलब इनके ऊपर तो 3000 पेजेस की चार्जशीट फाइल्ड है शर्जील और उमर पे, और ये सब चिल्ला रहे हैं कि अरे लिबर्टी कहां गई, बेल क्यों नहीं दे रहे हो। सालों साल तक जिस तरह से कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा इनकार्सनेट किए, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, देवर लिटरली सेलिब्रेटिंग। राहुल गांधी ने तो टेररिस्ट साध्वी प्रज्ञा कहा हुआ है, टेररिस्ट, मतलब अक्यूज को मारो गोली, टेररिस्ट बोलता था वो साध्वी प्रज्ञा को। तो तब इन लोग का क्या हुआ, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इन सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, वेदर इट इज सोमनाथ जी, वेदर इट इज उमर खालिद, एंड ये लाइन से, एंड बॉलीवुड ऑल्सो, धुरंधर वाइज ऑल्सो। तो अब इनका कल कल कुछ लोग कह रहे थे, पता है धुरंधर क्यों आ रही है 19 मार्च को, क्योंकि हिंदू नववर्ष जो है वो 19 मार्च से है इसलिए ये 19 मार्च को ईद है भाई। तो ये कह रहे हैं, एक कह रहा है ईद है, एक कह रहा है नव वर्ष जो है हिंदू नव वर्ष के ऊपर टाइम किया इन लोगों ने। तो इनको ऐसे सपने आ रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हिंदू नववर्ष जो है वो 19 मार्च को नहीं है। वो कब कब है सर? हिंदू नववर्ष अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कैलेंडर इज ऑलवेज ऑन 23rd मार्च। नहीं, वो एग्जैक्ट 23rd मार्च, या देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 1 or 2 days और समथिंग? मैं तो जो ऑफिशियल इंडियन कैलेंडर की बात, ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो पंचांग है उसके हिसाब बिकॉज से। वैसे तो चैत्र पक्ष के हिसाब से होता है ना, व्हेन द मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट व्हेन अ सर्टेन नक्षत्र एंटर्स अ सर्टेन ज़ोडिएक, तब होता है ना आपका नव वर्ष जो है, जो कि करीब 20 मार्च के आसपास होता है, ये पता है मुझे। अब 23 होता है, वो क्या होता है, बट लोगों ने चलाया कि भाई ये हिंदू हाँ, वो नव। तो चैत्र प्रथम होती है, लेकिन उसके भी प्रॉब्लम है ना भाई। चैत्र प्रथम जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो शुक्ल पक्ष, और जी जो मंथ है वो शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, नॉर्थ में कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है, तो देयर इज ऑलवेज तो इन कंफ्यूजन लोगों देयर। ने सोच लिया कि इस वजह से धुरंधर तब आ रही है। और और अगर हिंदू विक्रम संवत के हिसाब से इस साल का अगर लें तो वो 30 मार्च को है। अच्छा, 30 मार्च को है, ठीक है। हाँ, और तो अगर सरकार का जो ऑफिशियल पंचांग है उसके हिसाब से लें, जो शक संवत के हिसाब से चलता है, तो वो हमेशा 23 मार्च को है। 23 मार्च फिक्स्ड है उसका। 23 मार्च फिक्स्ड है, अच्छा। तो एक चीज तो सर चेंज होनी चाहिए ना, वैसे ये जो फ्राइडे की रिलीज होती है पिक्चरों की, ये तो बदले भाई कम से कम। ये क्या पागलपन शुरू हुआ है, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होगी। थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ लोग थर्सडे कर देते हैं, सैटरडे कर देते हैं, ये तो चेंज होना चाहिए अब कम से कम। कब तक चलता रहेगा फ्राइडे ये? तो वो इसके के वीकेंड के हिसाब से है कि भाई लोग फ्राइडे से वीकेंड मूड में आ जाते हैं, इसलिए है। और नहीं नहीं इट इज सर, नॉट ड्यू पहले टू जुम्मा। पहले तो इट वाज बिकॉज ऑफ जुम्मा सर। पहले तो हेविली ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, आपका जो पूरा इनका पैसा चलता था उस टाइम पे, तो इनकी टोटल दिम्मी माइंडसेट था इनका उस टाइम पर। तो अगर हम वी ट्रेस बैक द रूट्स ऑफ जो बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, तब तो दे वर ऑब्सेस्ड विद कि भाई जुम्मे के दिन करना है, ये करना है। उस समय तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अच्छा, जस्ट आपकी बात, अभी अब जो दीपथुरम वाला जजमेंट अभी आया है, अभी मेरे सामने आया दिख रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही मैं कह रहा है। हूँ, वो जजमेंट जो आया है जी उससे आर स्वामीनाथन जी का ऑर्डर डिवीजन बेंच ने अफर्म कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। जी जी, और बड़ी जबरदस्त डांट लगाई है सरकार को। लताड़ लगाई है, बिल्कुल कायदे से लताड़ क्या है लगाई कि है। साहब की ये कहा है कि नो स्टेट शुड स्टूप टू दैट लेवल टू अचीव पॉलिटिकल एजेंडा। तो एक और पेन पॉइंट आ गया। वही वही मैंने आपसे कहा हम लोग की बात करने करने के बीच में एक पेन पॉइंट, और एक और लाइन कही है सर इसमें, नेवर एवर इंटरफेयर इन द ट्रेडिशंस ऑफ। ट्रेडिशंस की भी बात करिए कि एक धर्म के ट्रेडिशंस पे आप। वो दूसरा जजमेंट है, वो कल आया था जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा अच्छा वो दूसरा है। वो अच्छा कौन सी जगह है उसको लेके है, वो ये नहीं है। वो कल आया था तो मुझे लगा इसका आ गया जजमेंट, तो मैंने उसको देखा, नहीं, नहीं, तो इसका तो अभी भी वही मैंने दैट कहा इज सम कि अदर प्लेस। हो रही है इस पे। तो इनका अब वही बात है ना कि दिस इज तिरुपरनकुंड्रम, दैट प्लेस जहाँ का जो है नो गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर वाला, दैट इज आई थिंक तिरुमलाई। ये दो अच्छा, अलग अलग है। ओके ओके, ये तो अभी अभी आया है, आज ही आया है सवेरे। अभी आया, वही मैं कह रहा था आपसे जब बात शुरू हुई है,
तभी आया है ये। The Waqf Board as on date have no locus in this matter. For the first time in the course of argument in the intra-court appeals on behalf of the Waqf, a mischievous submission was made that the lamp pillar belongs to Dargah. This plea, we would say, had deterred and added yet another reason for the other side to be skeptical about the offer made by the Waqf Board for court monitoring mediation. Yeah. This can be as bad for our liberal Islamist class as possible. मैंने इनका नया नाम एक रखा था, पंचमक्कार। पंचमक्कार, अच्छा क्या है? 5 एलिमेंट्स तो थे, ये क्या 5 एलिमेंट्स? पंचमकार तो आपने सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं मकार हुआ करते थे तंत्र वंत्र में, तो वो पंचमकार की जगह पे आ गए पंचमक्कार। अच्छा अच्छा। मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट, मैकॉलेइट्स एंड मीडिया ऑफ द लुटियंस वैरायटी। अब ये मीडिया ऑफ द लुटियंस वैरायटी तो आपने जो बोल दिया है ना, अब ये आजकल मीडिया में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कौन किस वैरायटी का हो गया है आजकल मीडिया में ना, तो जरा इस पे भी आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए, बिकॉज मीडिया भी एक फ्लक्स में है एट द मोमेंट, है ना, तो इस पे भी मीडिया भी फ्लक्स में है। और धुरंधर को लेके हमारे अर्नब गोस्वामी जी जो राइट विंग के माने जाते थे, वो धुरंधर को लेके जो है वो एकदम से मेल्टडाउन में चले गए। इस पे जब आपने जब फिल्म देखी होगी तो इनकी आवाज सुनाई गई है ना उसमें, जब चल रहा था 26/11 की पूरी चीज। कोई ऐसी जो आवाज सुनाई गई, कोई गलत सेंस में तो नहीं सुनाई गई। मुझे पता नहीं क्या हुआ इनको, मे बी ही वाज थिंकिंग कि यार एक्चुअली तो इस पे बरखा को दिखाना चाहिए, बिकॉज बरखा ने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कहाँ क्या हो रहा है। मे बी ही फेल्ट कि अरे मैंने दी, ऐसा दिखाया जा रहा है क्या, मे बी दैट पिस्ड हिम ऑफ, आई डोंट नो क्या हुआ उसको। कुछ लोगों का कहना है कि साहब के वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, प्रमोशन के लिए अमाउंट नहीं मिला। हाँ देखिए अर्नब भाई, अर्नब का ये तो है ना कि कंपेटिटिव बंदा तो है, और बंदा कंपेटिटिव है, और he thinks the world of himself, whether others do or not is a different matter. तो यदि आप उनकी जो सेल्फ इमेज है वो उसको थोड़ा सा भी डिट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे। किया उन्होंने, बट आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग, मतलब लोगों पे वो, अगर अर्नब ये सोच रहा है द फायरी एक्टिविस्ट अर्नब ऑफ 2013-14 उसको वो वापस लाने की सोच रहे हैं, तो भाई तब तो कॉजेज जेन्युइन थे। अभी कोई ऐसे जेन्युइन कॉजेज नहीं है। वो ठीक है, इंदौर में जो हुआ बहुत गलत हुआ, पानी मिलावट जो हुई वो दैट इज अ जेन्युइन कॉज, उस पर आप उठा सकते हो, बट बाकी कोई एक्टिविज्म की दुकान चलाने वाले, दिस धुरंधर थिंग हैज बैकफायर्ड, पीपल डिडंट लाइक दिस। ये जो इसने बोला ना दैट सच फिल्म, भाई धुरंधर अब एक लैंडमार्क फिल्म है सर। जैसे सिनेमा में उस जमाने में कहा जाता था ना शोले है, प्री शोले पोस्ट शोले एरा, ये धुरंधर हैज चेंज द ग्रामर ऑफ सिनेमा। कितनी मीटिंग्स हो रही हैं अब कि हमें अब ऐसी फिल्म नहीं बनानी भाई, नॉन रियलिस्टिक शिट अब नहीं चलेगा। पहले ओटीटी ने चेंज किया, धुरंधर इज द फर्स्ट फिल्म दैट शोड समथिंग लाइक दिस कि भाई ये है। नेटफ्लिक्स चेंज हो गया पूरी तरह से, बारामूला दिखा रहा है, बताइए बारामूला दिखा रहा है वो तो ना, तो इसलिए अब ये एक ग्रामर बदल गई कि भाई हमने, और ये जो बात कही ना कि भाई आतंकवाद और पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिले हैं, और आतंकवाद का एक मजहब तो है ही है भाई, धर्म नहीं है वो हमें पता है, पर मजहब तो दिख रहा है ना। तो इस पे दे बीन वेरी अनअपोलोजेटिक। भाई नाराए तकबीर के नारे लग रहे थे उस समय, तो लग रहे थे ना जब 26/11 हो रही थी, सभी जगह लगते हैं, कौन सी नई बात है, कौन सी ऐसी बात है इसमें, क्या दिखाना हमें। तो आपने तो जय श्री राम को दिखा दिखा के कितनी फिल्में बना दी, ये बॉम्बे, ये आपने शाहरुख खान की जितनी फिल्में होती थी, और भी स्लम डॉग मिलियनेयर टाइप प्रोपेगेंडा जो चलता था, जिसमें त्रिशूल को लेके निकलते थे सब और जय श्री राम बोल रहे हैं और सब डर रही, मनीषा कोइराला घबरा जा रही है इनको देखकर, बॉम्बे पिक्चर के अंदर मुझे अभी तक याद है। तो और शाहरुख खान का तो अफेयर दिखाया था मनीषा कोइराला से दिल से में, सुसाइड बॉम्बर्स के साथ अफेयर है भाई, वो भी तो इंसान होते हैं आफ्टर ऑल। तो ये सब अब नॉनसेंस, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, एंड ये अभी भी अगर रियलाइज नहीं कर रही बात तो इनकी और झम बजने लगी। वो तो स्टीरियोटाइप तो इन्होंने सारे जो प्रोग्रेसिव वाले थे, आपके जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने वो नेहरू जी के तत्वावधान में वो कर ही दिया था ना कि साहब की ब्राह्मण जो है वो धोखेबाज होता है, पाखंडी होता है, और बनिया जो है वो लालची होता है।
होता है, और ठाकुर जो शोषक होता शोषण करता है, ठाकुर रेपिस्ट होता है, है। रेपिस्ट होता है, काम ही नहीं और कोई। हम्म, और तो ये जो स्टीरियोटाइप इन्होंने इतना क्लियरफुली सजाया था, तो सारा का सारा जो है वो पिछले 5-7 साल में ध्वस्त हो गया है, तो दिल में चोट तो लगेगी ना। बेचारे प्रोग्रेसिव्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे? रिग्रेसिव बनना पड़ रहा है उनको। प्लस सर जो गाने हैं, मैं तो ये देख के दंग हूं। मैं हर हर व्यक्ति से अब जब पूछता हूं, जो गानों पे लोगों ने डांस किया, पूरी पूरी शादियां हुई, वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां हम्म, ढूंढती हैं डैश काफिर आंखें। आंखें, काफिर कातिल आंखें। आंखें है भाई वो। लोग कहते हैं कातिल आंखें है, मैंने कहा भैया नहीं है कातिल, जरा काफिर आंखें हैं भाई, काफिर काफिर आंखें। आंखें है, वो खुला काफिर बोल रहा है तुम्हें। कौन था वो? आई थिंक मजरू सुल्तानपुरी है इसका लिरिसिस्ट। वो अलग बात है, चचा नेहरू ने मजरू सुल्तानपुरी को भी जेल में डाला हुआ है, वो एक अलग बात है। दैट इज फॉर अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। बट ये सब लिख के बैठे हुए हैं, खुला काफिर बोलते रहे, और सब नाच रहे हैं, शादियों में भी डांस कर रहे हैं इन गानों के ऊपर। तो ये अब पीपल आर ऑल्सो वेकिंग अप कि क्या परोसा गया भाई हमें आज तक। आई थिंक धुरंधर उस मामले में ना दोनों वाइज एक लैंडमार्क फिल्म है, बॉलीवुड वाइज भी, एंड ये जो नैरेटिव बिल्डिंग वाइज एक नेशन की है, घर में घुस के मारना, लाइक लिटरली दिखाया है कैसे हुआ है पूरी चीज। तो इससे अमेरिका ने तो उसको बहुत यूज किया, हॉलीवुड ने तो सालों साल तक प्रोपेगेंडा दिखाया, कैप्टन अमेरिका क्या है, आई एम अ रियल अमेरिकन, आई स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, फॉर लिबर्टी। तो पहली बार दिखाया है भाई, वी आर डूइंग द वर्ल्ड अ सर्विस इफ वी कैन गेट इनटू पाकिस्तान एंड किल देयर पीपल। मेरा तो साफ ये मानना है, वी आर डूइंग द वर्ल्ड अ सर्विस। वो अलग बात है चच्चा ट्रंप जो है उनके साथ इधर क्रिप्टो सेट कर रहे हैं और चीजें सेट कर रहे हैं, बट दिस इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। इसमें क्या छुपाना और क्यों दर्द है भाई ऋतिक रोशन जैसे लोगों को इस बात पे। मिशन कश्मीर बनाते थे ना ऋतिक रोशन, आपको याद होगा, उसमें उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको बदला लेना था, उसको जस्टिफाई किया था संजय दत्त और उसकी वाइफ ने कि हाँ भाई इसका ही हैज हैड अ ट्रॉमेटिक पास्ट लाइक बुरहान वानी। हैदर। हैदर, अरे शैतान की गुफा दिखा दिया उन्होंने, टेम्पल को, सन टेम्पल, रोजा। रोजा। तो और बाकी कोई भी इसमें पीछे नहीं है, हमारे और बच्चन अभी साहब। अभी वो कौन सी शिकारा, विधु विनोद चोपड़ा। अरे हाँ हाँ, उस पे तो वो अग्रेसिव हो गए थे विधु विनोद चोपड़ा। तो उस पे जब बोला गया था, कहते हैं मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, तो एक ने जवाब दिया, सो वाज नेहरू, सो वाज नेहरू इफ यू वांट टू बिलीव। वो अलग बात है, नेहरू के इंसिडेंट में हम जाना नहीं चाहेंगे, वील ओपन अप अनदर पैंडोरास बॉक्स। बट ये जस्ट नॉनसेंस। अब तो ये राजू हिरानी भी फॉर दैट मैटर, इनको भी अब सोचना पड़ रहा है हम कैसा सिनेमा बनाए भाई। ये जो डंकी बनाया, क्या रबिश सिनेमा था ये डंकी। ग्लैमराइजिंग इलीगली किसी कंट्री में घुसना और सब कुछ करना, डंकी वाज अ डिजास्टर ऑफ अ फिल्म। फिर उससे पहले भी ये जो पीके थी, वो पीके जी। वगैरह भी सर चल गई उस समय, पर अब तो नहीं दिखा सकते ना। अब तो इनको ढूंढ के जनता इनके दफ्तर में जाके मिल के आएगी अगर पीके टाइप कुछ अटेम्प्ट किया। पीके का सीक्वल बनाना वाले थे बाय द वे, ये लास्ट सीन में रणबीर कपूर को लेके आए थे कि पीके 2 बनाएंगे हम लोग। तो अब ये सिनेमा तो अब दे हैव टू रीथिंक द सिनेमा, एंटायर सिनेमा, एंटायर पूरी जो इनकी एक कबाल था इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड अब ये भी बदलेगी, अब जो फाइनेंसिंग है, फिल्म फाइनेंसिंग में भी एक बहुत मैसिव चेंज आ रहा है, बिकॉज जियो हैज आल्सो एंटर्ड इनटू इट विद दिस फिल्म। आपका जो धुरंधर आई, जियो का, दिस वाज विद जियो एंड आदित्य धार, दोनों की थी ये। तो अब ये न्यू एज सिनेमा तो स्टार्ट होगा। अब एक एक इसमें प्रश्न बनता है सर, ये जैसे जो टिपिकल बस सस्पेक्ट्स एक रहे ही हैं। कमी रह गई है, बताइए बताइए। अडानी भी एक फिल्म कंपनी बना ले, बस इतनी कमी रह गई। हाँ, फिर तो मजेदार हो जाएगा, है ना। तो राहुल गांधी कहाँ जाएगा फिर, ये सोचना। अभी तक इनको पोर्ट्स दे रहे थे, रेलवे स्टेशन दे रहे थे, एयरपोर्ट दे रहे थे, फिल्में भी यही बनाएंगे हमारी। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा करण जी। बिल्कुल अब बिल्कुल सर, बहुत मजा आया आपके इसको साथ जुड़ वाइंड के। अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।